हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। और आज हम उपन्यास स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। और उपन्यास हमारा वैसे 2 क्लास हो चुका है। मैं आपको बता देती हूँ, पहले क्लास में आपको पूरा उपन्यास एक लिस्ट में दे दिया गया है और उसके लिए आपको कोई चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको PDF मिल जाएगी उसकी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरा उपन्यास का जो है मैंने लिस्ट दे दिया है, पूरा एक एक उपन्यास उसमें सारा कुछ उसमें दिया हुआ है, तो वो उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें आपका पूरा उपन्यास एक ही जगह पे कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू उसको करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस के थ्रू जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे 439 नंबर जो है आपका उपन्यास से स्टार्ट है और ये हम यहाँ पे 80 तक हमने कर लिया है, ठीक है। तो इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे से डिस्कशन के साथ मैंने आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करवाई है, ठीक है। तो 80 तक हमारा हो चुका है, हम 80 के बाद आज लेके चलेंगे। और इससे पहले मैंने आपको क्या क्या करवाया है वो सभी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद तो कोई बातचीत हमारी होगी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करते हैं तो केवल हम क्वेश्चंस ही करते हैं। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपको आदिकाल कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके ज़रूर देखें। आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, ये भी हो गया है, रीति काल हो गया है आपका, और आधुनिक काल आपका कंप्लीट हो गया है। आधुनिक काल भी आपका कंप्लीट हो गया है। सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाके विजिट कीजिए। अगर इतने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, करीबन 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस तो आधुनिक काल से मैंने आपको करवाए हैं, जहाँ पे पूरा भारतेंदु युग से लेकर के पूरी नई कविता आपको कंप्लीट करवाई गई है। नवगीत, अकविता, ये सबसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, साहित्य में अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। अगर उतना क्वेश्चंस आप कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए यहाँ से बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। उपन्यास का बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और वो सारे मैं आपको करवाऊंगी यहाँ पे। तो जितनी भी चीज़ें हैं उसको लेके चलना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ आप तक सिस्टमैटिक वे में पहुँच पाएंगे। और मैं उपन्यास कर रही हूँ अभी, फिर उसके बाद हम कहानी, नाटक, एकांकी, ये सारी चीज़ें एक एक करके करेंगे और बहुत ही अच्छे से साहित्य को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मेरे साथ अगर आप साहित्य के लिए जुड़ना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य के लिए मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको व्याकरण भी करवाऊंगी और इसके बाद हम काव्य शास्त्र और पाश्चात्य शास्त्र की तरफ चलेंगे। तो पहले हमारा टारगेट है हिंदी साहित्य, पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। बीच बीच में मैं आपको व्याकरण के क्वेश्चंस भी करवाती रहूँगी। वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करवा दिए, बहुत सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं व्याकरण के, तो आप जाके व्याकरण की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे प्लेलिस्ट को विजिट करना पड़ेगा, वहाँ से आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कराई गई है, उसको जाके ज़रूर देखें। चलिए अब हम क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको ये बेनिफिशियल आपके लिए हो रहा है या नहीं, कितनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे और बताएंगे। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 480 नंबर तक क्वेश्चन जो है हमने कर लिया था। इसके बाद हम आगे उपन्यास के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बताना है, जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन न अपना की अंतर वस्तु की विषय वस्तु के बारे में पूछी जा रही, किस पर आधारित ये उपन्यास है। तो पहले तो आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि धरती धन न अपना किसकी रचना है, तो जगदीश चंद्र की रचना है, ये इनका उपन्यास है। तो 3 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन गए। पहला ये कि धरती धन न अपना किसकी रचना है, फिर आपका हो जाएगा कि जगदीश चंद्र कृत उपन्यास है धरती धन न अपना, और ये किस प्रकार की विधा है, तो उपन्यास है। तो सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करते हुए चलना है। चलेंगे आगे, बताएंगे यहाँ पे। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा यहाँ पे जो है धरती धन न अपना में बताई गई है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जगदीश चंद्र जो है ये प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं, ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। पूरा आपका जो है उपन्यास यहाँ पे आपका, आप चाहें तो जो आपको नहीं आता है, जो आपके लिए नया है, उसको ज़रूर आप नोट कर लीजिए। नोट करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, इनसे जुड़ी जो भी उपन्यास हैं वो हम देख लेते हैं एक बार, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। धरती धन न अपना तो आपने देखा 1972 में। यादों का पहाड़, आधा पुल, कभी ना छोड़े खेत, मुट्ठी भर कांकड़, टूड़ा लाट,
नरक कुंड में वास, ये नरक कुंड में वास भी आपका काफ़ी पूछा जाता है, 1994 में है। सबका डेट भी दिया है, अच्छे से ध्यान से इसको देख लेंगे। चलिए अब बताना है यहाँ पे प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए जो ऐसे क्वेश्चन है ना, जैसे कि EMRS क्वेश्चन है, EMRS का एग्ज़ाम है, DSSB है, ये सब जगह में आपका जो है पूछा जाता है क्रम से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा। BPSC में भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो क्रम से पूछे गए थे 6 to 8 में सिर्फ, और 9 to 10, 11 to 12 में और भी ज़्यादा हाई क्वेश्चंस के लेवल रहते हैं। तो आपको जो है क्रम वाइज क्वेश्चन को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे ये नोटिस कीजिए कि कौन कौन से रचनाकार हैं जिनका क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कुछ लोग तो यही सोच के परेशान होंगे कि कितने लोगों का हम क्रम से याद करें, किस किस का याद करें। आपको ये देखना है कि किस किस रचनाकार का पूछा जाता है, बस वही आपको याद करना है। तो यहाँ पे देखिए सूनी घाटी का सूरज पहले आएगा, सूनी घाटी का सूरज 1 नंबर पे। उसके बाद आएगा आपका मकान, उसके बाद आपका आएगा पहला पड़ाव, उसके बाद आएगा आपका विश्रामपुर का संत। तो यहाँ पे डेट भी आपका दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, 3241। सूनी घाटी का सूरज कितना है, 1957 में। और ये सभी रचना श्रीलाल शुक्ल की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सूनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल 1957, ऐसे याद करेंगे आप। मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998। चलिए आगे बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कृति के पात्र हैं। तो पात्र से भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जा सकता है आपका उपन्यास के अंदर। तो यहाँ बताना है पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे, ये जो पात्र हैं ये किस उपन्यास के पात्र हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी जो है ये किसकी रचना है, तो पंडित गौरी दत्त जो है इनकी द्वारा रचित है, ये गौरी दत्त द्वारा रचित है। तो ये ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे बाकियों का भी एक बार देख लीजिए। देवरानी जेठानी कहानी 1870 में रचित पंडित गौरी दत्त की उपन्यास है, और ये सभी जो इसके पात्र हैं। यहाँ पे हम देखें तो रानी केतकी की कहानी किसका है, ये कहानीकार है इंसाल्लाह खां। वामा शिक्षक आपका मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय का है। भगवती जो है श्रद्धा राम फिलोरी का। ये सभी कहानी है, ठीक है। वही एक था जो उपन्यास के रूप में आपका सामने आया। चलिए आगे यहाँ पे आपको मिलान करना है और बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए मिलान कर लेते हैं इसको। लाला मदन मोहन, मैला आंचल तो खैर सभी को पता है। यहाँ पे देखिए आपको पात्रों को मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ही लगभग पढ़े हुए उपन्यास होंगे, ये आपने कभी ना कभी इसको ज़रूर पढ़ा होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो लाला मदन मोहन किसके अंदर आएगा, परीक्षा गुरु के अंदर आएगा। और राम किशुन बाबू किसके अंदर आएगा, मैला आंचल। मंगल जो है पात्र ये किसके अंदर आएगा, गोदान। और जुबेर झूठा सच। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सभी पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको फिर लगातार जो है, अभी हम थोड़ा नेट के क्वेश्चन देख रहे हैं, लगभग 10 क्वेश्चन होंगे नेट से देख रहे हैं। इसके बाद यूपी टीजीटी पीजीटी के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे सीरियल वाइज चलते जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ जिंदगी नामा के उपन्यास में बताना है क्या बातें आपकी कही गई। 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। महानगरवासी उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है। परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों में आक्रांत कर दिया है। विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका एक तो आपका ये है 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसान व ग्रामीण का जीवन का चित्रण किया गया है। और एक है परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोग से आक्रांत कर दिया है। तो ये जिंदगी नामा के अंदर आपका 1 और 3 आपका सही है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब ये ज़िंदगी नामा किसकी है, तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है। तो ये कृष्णा सोबती की उपन्यास है, कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। और इस थोड़ा सा यहाँ पे इसको देख लेते हैं जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ज़िंदगी नामा उपन्यास 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है तथा इस उपन्यास में परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोग में से आक्रांत कर दिया है। और ये रचना किसकी है, तो कृष्णा सोबती की है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर देवराज उपाध्याय के शब्दों में, यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो, तो वह इतिहास की बात जाननी हो, वहाँ की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों तथा 18वीं-19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो, तो वह ज़िंदगी नामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ज़िंदगी नामा में आपके पूरे वहाँ के कल्चर को बहुत ही अच्छे से बताया गया है, यही कहना चाह रहे हैं डॉक्टर देवराज। चलिए, अब तो आप इस उपन्यास से बहुत हद तक थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे कि क्या बातें यहाँ पे कही गई है कृष्णा सोबती के द्वारा ज़िंदगी नामा में। चलिए आगे बताना है। यहाँ पे आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। अब इसमें क्या कथ्य है, आपका बंटी किस प्रकार की विषय वस्तु को लेकर के बनाया गया है और ये किसकी रचना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पास कुछ भी आ सकता है घुमा के। तो याद रखेंगे कि मन्नू भंडारी के द्वारा रचित है ये आपका बंटी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या है इसमें। पहला तो ये कथन बिल्कुल सही है और सही उत्तर ही हमें चुनना है, तो पहला उत्तर तो सही है। समकालीन राजनीतिक परिदृश्य इसमें नहीं है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो राजनीति, फिर यहाँ राजनीति आएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। दाम्पत्य संबंध का विघटन भी है, तो 1 और 4 है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यही बात यहाँ पे भी कही गई है। चलिए आगे बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो सूची दिया गया है मिलान करने के लिए। तो एक जगह पे तो ये क्वेश्चंस ये आपका घूम के नहीं आएगा, मैं आपको बता देती हूँ। पहला जो है, ये चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं। एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महावालपुर वाली। तो ये जो बताना है ये किस पात्र के द्वारा कहा गया है और किस उपन्यास में कहा गया है। तो ये देखिए पात्र से यहाँ पे क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये जो पंक्ति है ये कहाँ से कही गई है, तो ये रूपन बाबू के द्वारा कही गई है, रूपन बाबू। और ये पात्र किस उपन्यास से हैं, तो राग दरबारी से है। ठीक है, राग दरबारी। राग दरबारी से श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी, इसी से रूपन बाबू का ये कथन है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे रूपन बाबू है ना, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ, अब ध्यान से देखिए, रूपन बाबू का तो पहला ऊपर पे आपने कथन देख लिया। अब देखिए यहाँ दिया है, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। ये जो बात कही जा रही है ये होरी के द्वारा कही जा रही है, जो ऊपर में आपको ऑप्शन दिया हुआ था पहला में। ठीक है, और होरी आप सभी को पता है गोदान के पात्र हैं होरी। चलिए आगे बताना, ये आपका क्या है, होरी का है। ठीक है, होरी का है जो कि गोदान से संबंधित है, गोदान से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ बताना है, सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, शेखर के द्वारा कहा गया है। और ये शेखर एक जीवनी से ही कहा गया है। ठीक है, शेखर एक जीवनी से कहा गया है, ध्यान रखेंगे। आगे आपको बढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे, समूचा आर्यावर्त रक्त कदम से पिछलित होने जा रहा है। ये किसके द्वारा कहा गया है, लोरिक देव के द्वारा कहा गया है। और ये किस उपन्यास से लिया गया है, तो पुनर्नवा। पुनर्नवा जो आपका उपन्यास है यहीं से लिया गया है। और ये पुनर्नवा किसकी रचना है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। पुनर्नवा बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और यहाँ पे आपको ये बताना है कि पुनर्नवा किसकी रचना है, किसकी उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है, गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है। अब 2 गांव हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं कौन सा होगा।
कौन सा होगा? सेमरी और बेलारी, ये सबको पता है लगभग लगभग। तो 2 और 3 डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मैला आंचल में पूछा जाता है तो पूर्णिया जिले का मेरीगंज जो है ये कथा का केंद्र है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बाकियों को भी एक बार देख लीजिए। देखिए सेमरी और बेलारी आपका गोदान से लिया गया है, और आधा गांव जो है मासूम रजा का, ये गाजीपुर जिले के गंगोली गांव का वर्णन है इसमें, ठीक है। और मैला आंचल में बिहार राज्य के मेरीगंज का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन आप करते हैं ना तो आपका समझ बहुत ज़्यादा विकसित होता है। तो देखिए यहाँ पे बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए इस तरह से पूछा जाए चाहे क्रम में पूछा जाए बात बराबर है, आपको इसका डेट पता होना चाहिए। तो कृष्णा सोबती को ज़रूर कर लीजिए, नोट कर लीजिए कौन कौन से ऐसे रचनाकार है जहाँ से जो है क्रम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। कुछ ही ऐसे होते हैं जिनका रिपीटेड फॉर्म में पूछा जाता है, तो बस उनको याद करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कृष्णा सोबती का, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डी। पहले आ जाएगा मित्रों मरजानी 1967 में, 1967 में। इसके बाद आ जाएगा सूरजमुखी अंधेरे में, सूरजमुखी अंधेरे में जो है ये 1972 का है। इसके बाद आ जाएगा ए लड़की 1991। इसके बाद आ जाएगा समय सरगम, समय सरगम जो है वो 2000 ईस्वी में लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपको डेट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आप नोट कर सकते हैं जो भी इनके द्वारा लिखी गई रचना है। और ज़िंदगी नामा जो है 1989 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, इसके लिए ध्यान रखेंगे। मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज भाषा क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है? बताना है यहाँ पे मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण मिलता है। ऐसे क्वेश्चन देखिए ऐसे ही थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस बार बीपीएससी में, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ऐसे क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाएं। तो मैं आपको इसीलिए सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चाक, ठीक है। चाक आपका सही हो जाएगा। 1997 में ये लिखा गया है मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा, और इसमें जो है ब्रज भाषा के क्षेत्र का जो यथार्थ वर्णन देखने को मिलता है। बाकी जो इनकी रचना है वो भी आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। चाक 1997 में मैत्रेयी पुष्पा का ब्रज भाषा क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। और इनके अन्य उपन्यास है झूला नट, अलमा कबूतरी, अलमा कबूतरी काफ़ी पूछा जाता है, 2000 ईस्वी में लिखा गया है। इदनमम, कहे इसूरी फाग, गुनाह बेगुनाह, विजन, त्रियाहट, बेतवा बहती रही और स्मृति दंस, ये सभी किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताना है यहाँ पे उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। यह जो संवाद है ये गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच में हुआ है, ये बताना है। तो मेहता और मालती, खन्ना और गोविंदी, मिर्जा खुर्शेद या मेहता, राय अमरपाल सिंह और मालती, तो किसके बीच में ये कहा गया है? इसके लिए आपको ये पूरा उपन्यास पढ़ना होगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएं तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और गोदान इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपका अगर इंटरव्यू रहता है तो उसमें भी आपका यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मेहता और मालती के बीच में ये आपका संवाद किया गया है। चलिए आगे बता रहा है। यहाँ पे देखिए एक बात और ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जितने पात्र हैं तो इसको याद में रखना है। होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी, ये सब जो है यहाँ पे इतने सारे पात्र हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और आपने दो तो देख लिया यहाँ पे, मेहता और मालती। और यहाँ पे क्या है, किसान जीवन की महागाथा और ऋण यानी कि कर्ज का यहाँ पे समस्या का वर्णन किया गया है। चलिए यहाँ पे देखिए कई बार आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समस्या पर यहाँ पे जोर दिया गया है, तो ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बताना है। तमस उपन्यास का पात्र कौन सा
नहीं है। अब देखिए तमस पूछा जाए अगर कि किसकी रचना है तो बहुत ही आसानी से आप लोग बता देंगे, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है तमस उपन्यास का पात्र कौन नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, रत्तो जो है ये उपन्यास का पात्र नहीं है, बल्कि नत्थो, रिचर्ड और हयात बख्श ये तीनों ही जो है तमस उपन्यास के पात्र हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए आपको ये जितने भी पात्र हैं इसको ज़रूर आप नोट कर लें। तमस उपन्यास किसकी है? भीष्म साहनी की है, ध्यान रखेंगे। और इसके पात्र हैं रिचर्ड, नत्थु, हयात बख्श, लीजा, जनरल सिंह, हरनाम, वंतो, लक्ष्मी नारायण, सरदार जी, देसराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे बताना है आपको बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक रूप से आपका उपन्यास दिया गया होता है सिलेबस में, यूजीसी नेट में, तो इसीलिए आपका जो है पात्र वगैरह पूछ रहा है ज़्यादातर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो नेट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी आप इसको देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचरिता, तो ये दो उपन्यास का है, 1 और 2 आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा जो है किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ध्यान रखेंगे। ये इसका जो विधा है ये पूछ लिया जाता है कई बार। तो प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है। चलिए अब आगे यहाँ पे आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। और करेंगे सुमेलित यहाँ पे किस प्रकार का कौन सा रचना क्रम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखिए रचना विषय, जो विषय किस प्रकार का विषय है कौन से रचनाकार से, तो देखिए यहाँ पे दलित जीवन पर आधारित किसका कौन सा हो जाएगा? धरती धन्ना अपना, किसका है? जगदीश चंद्र का है। और अगर हम राजनीतिक बोध की बात करें तो ये तमस से लिया गया है। ठीक है, तमस में इसी विषय पर आपका भीष्म साहनी जी ने उपन्यास लिखा है। जीवनी परक उपन्यास कौन सा बोलेंगे? तो जीवनी परक उपन्यास है मानस का हंस। ठीक है, मानस का हंस जो है गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर लिखा गया है, इनके ऊपर जीवनी लिखा गया है। और ये क्या है? उपन्यास है मानस का हंस, ये भी आपको ध्यान रखना है। जीवनी परक उपन्यास कहेंगे हम इसको, याद रखिएगा। और ये मानस का हंस जो है किसने लिखा है? तो अमृतलाल नागर ने लिखा है। ये सभी पॉइंट आपको नोट करने हैं। आत्मकथात्मक शैली किसके द्वारा? आत्मकथात्मक शैली में कौन सा लिखा गया है? शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी जो है अज्ञेय के उपन्यास है। और यहाँ पे प्रथम भाग का प्रकाशन जो है, इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। प्रथम भाग का उपासन यहाँ पे 1940 में होता है, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1944 में होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे, पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। और कौन सा स्थान कहाँ से लिया गया है ये बताना है। तो लाहौर में आपका झूठा सच में लाहौर का वर्णन है। और शिवपालगंज की बात करें तो राग दरबारी में मिलता है। कानकुब्ज स्थान बाल भट्ट की आत्मकथा में मिलता है। अमृतसर उसने कहा था किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप। चलिए आगे बताएंगे। यहाँ पे बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? तो ये धनिया की है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखाई चुकी हूँ सारे जितने भी यहाँ पे पात्र हैं जो किससे लिए गए हैं? गोदान से लिए गए हैं। और इसके अलावा इनकी जो और उपन्यास है इसको भी ध्यान में रखिए, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ।
देखिए, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला और गबन। ये आपको ध्यान रखना है, इसी क्रम में है और ये आपका क्रम में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको किया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तमस। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1973 में ये उपन्यास लिखा गया है भीष्म साहनी के द्वारा। और भीष्म साहनी की अन्य जो रचना है इसको भी देख लीजिए। झरोखे, कड़ियाँ, कुंतो, मैया दास की माड़ी, नीलू नीलिमा, नीलोफर, ये किसकी है? भीष्म साहनी की रचना है, उनके उपन्यास है। चलिए आगे बताना है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कौन सा सही अनुक्रम में यहाँ पे दिया गया है? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहले आएगा आपका झूठा सच। झूठा सच यशपाल की उपन्यास है और ये 1958 में इसका जो है प्रकाशन होता है और इसका दूसरा भाग जो है वो 1960 में होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसके बाद आएगा राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है ये 1968 में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मानस का हंस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अमृतलाल नागर का है 1972 में। और इसके बाद आएगा जिंदगी नामा 1979 में। ठीक है, ये कृष्णा सोबती का है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। चलिए, अच्छा मैं बार बार भूल जाती हूँ, यहाँ भी दिया हुआ रहता है, इसको यहाँ से आप देख के भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देख के आप इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। चलिए आगे बताएंगे। यहाँ पे अमृतलाल नागर का देखिए उपन्यास क्रम से पूछा जा रहा है, तो बस आपको ऐसे ही कुछ चुनिंदा चीज़ें दी जाएंगी जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से इसको करेंगे और चीज़ों को समझेंगे क्या यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अमृतलाल नागर द्वारा रचित कौन सा नहीं है ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताना है? कौन सा इनके द्वारा रचित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सीमाएं टूटती हैं। सीमाएं टूटती हैं ये उपन्यास जो है इनका नहीं है, ये इनका नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और एक कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कथा कहो उर्वशी। कथा कहो उर्वशी भी जो है वो अमृतलाल नागर का नहीं है। किसका है? तो सीमाएं टूटती हैं किसका है? तो सीमाएं टूटती हैं ये श्रीलाल शुक्ल का है। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल का है। इसके अलावा हम देखें कथा कहो उर्वशी, ये किसका है? कथा कहो उर्वशी जो है देवेंद्र सत्यार्थी का है। देवेंद्र सत्यार्थी, ठीक है, देवेंद्र सत्यार्थी का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो नहीं, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बाकी एकता नेमी सारण्य और शतरंज के मोहरे ये दोनों अमृतलाल नागर की रचना है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं अमृतलाल नागर की अन्य रचनाओं को भी। ठीक है, यहाँ देखिए एकता नेमी सारण्य, शतरंज के मोहरे, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल और खंजन नयन, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए आगे बताना है। यहाँ पे बस यहीं पे कुछ क्वेश्चन थे जो आपके यूजीसी नेट से संबंधित क्वेश्चन थे। ठीक है, इस पेज में जितने भी हैं ना ये यूजीसी नेट से हैं। उसके बाद हमारे DSSB, यूपी, TGT, PGT, DSSB विशेष रूप से अब हम देखेंगे इसके बाद। ठीक है, चलिए बताना है यहाँ पे अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र कौन से हैं। अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र कौन से हैं? तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही छोटा सा नाजुक सा दिख रहा है, लेकिन ये है बहुत ही खतरनाक। यहाँ पे आपको बताना होगा कि कौन से उपन्यास के कौन से रचनाकार के पात्र में ये देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भुवन और सरस्वती, यानी कि 2 और 3, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें भुवन किसके पात्र हैं? भुवन जो है नदी के दीप के पात्र हैं, नदी के दीप।
ऐसे यहाँ नीचे दिया होगा, नीचे दिया होगा यहाँ पे। हाँ देखिए यहाँ पे भुवन और सरस्वती अज्ञेय के 3 उपन्यास पात्र देखिए यहाँ पे। शेखर एक जीवनी 2 भाग में है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। शेखर, सरस्वती, शारदा और शशि। तो इसमें सरस्वती जो देखिए शेखर और जीवनी से लिया गया है। और नदी के द्वीप में कौन है? भुवन, रेखा, गौरा और चंद्रमाधव। इसमें भुवन देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये दोनों आपको याद है, याद रखना है। अपने अपने अजनबी भी इन्हीं का उपन्यास है। इसमें 2 पात्र हैं, सेल्मा और योके। ये भी क्वेश्चन में पूछा सकता है, तो इस सभी पात्र को आप ध्यान से देख लीजिए। जो भी नहीं आ रहा है ना उसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल के उपन्यास के पात्र कौन से हैं? मैला आंचल उपन्यास के पात्र कौन से होंगे यहाँ पे? तो मैला आंचल मैंने आपको बताया था क्या? चलिए अभी देख लेंगे, कोई बात नहीं है। मैला आंचल में यहाँ पे राइट हो जाएगा कमला और सहदेव मिसिर। सहदेव मिसिर यानी 1 और 3, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इनका जो पात्र है ये ध्यान से देखना है। मैला आंचल का किसका रचना है? मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का। बालदेव, बावन दास, कालीचरण, लक्ष्मी, कमली, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, डॉक्टर प्रशांत, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तहसीलदार, वासुदेव, और ये कमला और सहदेव मिसिर। ये सब कहाँ से हैं? मैला आंचल से लिए गए। 1954 में लिखा गया उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु का। आंचलिक उपन्यास है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से देखिए पूरा पोस्टमार्टम कर दिया गया है क्वेश्चंस का। चलिए अब आगे बताना है यहाँ पे, यशपाल कृत झूठा सच का केंद्रीय विषय क्या है? तो झूठा सच जो इनका उपन्यास है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए बताना है कि कौन सा जो है केंद्रीय विषय है झूठा सच का। तो ये तो लगभग सभी जानते होंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें देखी गई, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। जान लीजिए थोड़ा झूठा सच के बारे में। झूठा सच का केंद्रीय विषय हमने देख लिया, सांप्रदायिक दंगों की भयावहता और विभाजन की त्रासदी। और ये इसका 2 प्रकाशन हुआ इसका, तो 2 भाग में ये प्रकाशित उपन्यास है। और प्रथम भाग आपका 1958 में है और दूसरा जो भाग है वतन और देश के नाम से ये 1960 में है। तो देश का भविष्य ये आपको नाम रखना है याद, ठीक है। प्रथम भाग का नाम क्या था? वतन और देश। दूसरे भाग का नाम क्या था? देश का भविष्य, ठीक है, देश का भविष्य। तो पूछा जा सकता है, अगर आपसे थोड़ा डीप में क्वेश्चन लेने के मूड में रहे एग्जामिनर, तो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि झूठा सच का प्रथम भाग का नाम क्या था? वतन और देश। दूसरा का देश का भविष्य। ये 2 याद रखेंगे। यशपाल प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। और यहाँ पे देखिए इनके उपन्यास, ये देखिए आपको याद रखना है डेट के साथ। दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949। चलिए प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताना है उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसमें तो देखिए ये सभी फेमस हैं और इसके नाम आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3, 4, 2। पहले तो शेखर एक जीवनी हो जाएगा, क्योंकि इसका अज्ञेय का उपन्यासकार कौन है? अज्ञेय है। 1940 में अभी आपने देखा, ठीक है, 40 और 44 2 भाग में ये प्रकाशित हुआ है, तो 1940 में ये हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका बाण भट्ट की आत्मकथा 1946। देखिए ये क्वेश्चन आपका कितनी बार पूछा जा रहा है। बाण भट्ट की आत्मकथा हो गया। इसके बाद होगा आपका मैला आंचल, क्योंकि मैला आंचल है 1954 में, और तमस है आपका 1973 में, ठीक है। ये डेट आपको याद रखना है। चलिए आगे बताएंगे। यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण कहाँ हुआ है? परीक्षा गुरु में। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। किसकी रचना है परीक्षा गुरु? ध्यान रखेंगे श्रीनिवास दास की रचना है, बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे ये आपको पॉइंट भी नोट करना है अच्छे से कि रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है।
चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। अब देखिए DSSB के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो भी लोग DSSB का एग्ज़ाम देंगे वो इसको देख सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उनका नाम क्या था? हजारी प्रसाद द्विवेदी की यहाँ पे उपन्यास की बात की जा रही है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा होगा। बाण भट्ट की आत्मकथा, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको सारे ही बताना है। तो पुनर्नवा मैंने आपसे पूछा था, पर देखिए यहाँ पे आपको खुद ही पता चल गया। उम्मीद है कि अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया होगा कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास है। तो बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए। बाण भट्ट और हर्षकालीन समाज पर केंद्रित है। बाण भट्ट, भट्टनी, निपुणिका, ये तीन जो हैं इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं, और इनका अन्य जो है उपन्यास वो है चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, तो इसमें स्वाधीनता से कोई लेना देना नहीं है आंचलिक उपन्यास का, तो ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। बाकी देखिए आंचलिक लोक जीवन और रीति रिवाजों का चित्रण होता है, ये सही है। जनजीवन का चित्रण होता है, भाषा का प्रयोग होता है, ये तीनों ही बात यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक बताना है यहाँ पे, राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, और ये किसके जीवन पर ये लिखा गया है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्वेश्चन आपका बहुत तरह से पूछा जाता है, तो आपको सारे फैक्ट्स को याद रखना है, लिख लेना है, नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ बातें कही गई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है आपको। आवारा मसीहा जो है 1974 में बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी परक उपन्यास है, और इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। याद रखेंगे इतना बात। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम जीवनीकार, देख लो, जीवनीकार कौन माने जाते हैं? गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। और मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी प्रेमचंद्र घर में किसने लिखा था? शिवरानी देवी ने। और कलम का सिपाही नाम से किसने लिखा था? अमृत राय ने। और कलम का जादूगर नाम से किसने लिखा था? मदन गोपाल। तो यहाँ पे तीन जो है इनकी जीवनी परक रचना है प्रेमचंद्र की जो पूछी जाती है। पहली तो ये है प्रेमचंद्र घर में 1944 में, ये शिवरानी देवी ने लिखा है। ये शिवरानी देवी कौन है? प्रेमचंद्र की पत्नी है। ठीक है, और इन्होंने लिखा है। इसके बाद कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है। कलम का जादूगर मदन गोपाल ने लिखा है। तीनों ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बताना है परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? परीक्षा गुरु के नायक का नाम यहाँ पे बताना है, और यहाँ पे देखिए मदन मोहन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं DSSB में आपका पात्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो 2021 का ही क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु 1882 में, और इनका नायक है मदन मोहन। और अंग्रेजी ढंग के हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। यह उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। पूरा उपन्यास नीतिपरक और उपदेशात्मक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बताएंगे। उषा प्रियमवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें की नायिका कौन है? देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पात्र से क्वेश्चन देख सकते हैं आप DSSB में पूछा गया है, और आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। लंबे समय तक चलिए, और लंबे रेस का जो घोड़ा होता है वो ज़रूर जीतता है, तो आपको धीरे धीरे चलते रहना है, रुकना नहीं है, और बताना है यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा। सुषमा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, 55 खंबे लाल दीवारें 1961 में रचित है। ये नायिका प्रधान उपन्यास है, और इसकी नायिका है सुषमा। बहुत ही बहुचर्चित उपन्यास है, जिसमें भारतीय नारी की सामाजिक और आर्थिक विवशताओं का वर्णन किया गया। उनकी व्यवस्था से उत्पन्न जो कुंठा है, यंत्रणा है, उसका सजीव अंकन देखने को मिलता है। इनकी अन्य रचना भी एक बार देख लेते हैं। इनकी अन्य रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
लगा लो यहाँ पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना VI लगा सकते हैं आप। रुकोगी नहीं राधिका काफ़ी बार पूछा जाता है और ये उषा प्रेमवदा की रचना है। शेष यात्रा, अंतर्वर्षी, भय, कबीर उदास और नदी, तो ये तो मैंने बहुत बार देखा है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। चलिए, ये आपका क्रम में भी आ जाता है कई बार। आगे बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरती दीवारें उपन्यास किसका है? गिरती दीवारें किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क का है। आगे देखते हैं इनकी अन्य रचनाओं को भी आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे गिरती दीवारें किसकी है? उपेंद्र नाथ अस्क की है, 1947 में। तो ऐसे याद रख सकते हैं, गिरती दीवारें जो है 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश सरकार की दीवारें गिर गई और इसको देख के हमारे आंखों से खुशी के आंसू आ गए, अश्क निकल गए, आंसू निकल गए। याद रख लेना, कैसे भी जब किसी चीज़ को रिलेट कर सकते हैं तो रिलेट करके पढ़ सकते हैं और ऐसे हमें याद भी बहुत आसानी से हो जाता है। चलिए आगे बताएंगे। इन्हें मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। बड़ी बड़ी आंखें, गर्म राख, काफ़ी पूछा जाता है, गर्म राख काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सितारों का खेल, ये इनके उपन्यास हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट। और अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास है कौन सा? महाकाल। और जबकि रतिनाथ की चाची नागार्जुन की उपन्यास है रतिनाथ की चाची। ठीक है, 1948 में, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ना है, यहाँ बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? देखिए यहाँ पे गोदान नहीं दिया है, अब आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है, बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं। तो यहाँ पे बताएंगे, तो सही ऑप्शन है यहाँ पे प्रेमाश्रम। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप, प्रेमाश्रम 1922 में लिखा गया और ये किसान जीवन पर केंद्रित है। इस उपन्यास में औपनिवेशिक शासन के दौरान जमींदार और किसानों के संबंध का चित्रण किया गया है। सेवा सदन में वैश्य जीवन से संबंधित समस्या पर केंद्रित किया गया है। निर्मला में दहेज एवं अनमेल विवाह को केंद्र में रखा गया है। ये सब आपका देखिए सुमेलित में पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा सकता है, तो आपको विषय वस्तु जो है इम्पॉर्टेंट, उसको ध्यान में रखना है। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? चोटी की पकड़, चोटी की पकड़ क्या है? उपन्यास है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे ये किसका उपन्यास है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है। ठीक है, यथार्थवादी परंपरा की ये रचना है। और इसके अन्य उपन्यास अगर हम देखें तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, काफ़ी पूछा जाता है कुल्ली भाट, और निरुपमा भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। निराला की है, ध्यान रखेंगे। चलिए बताना है आगे। सोया हुआ जल उपन्यास, सोया हुआ जल उपन्यास जो है, उपन्यास की विषय वस्तु किसके संबंधित है? तो किसके साथ संबंधित है ये बताना है यहाँ पे। भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कहानी, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी है सोया हुआ जल। और सामाजिक विसंगताओं का वर्णन है। काशी का इतिहास है, क्या है? तो देख सकते हैं यहाँ पे एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी है ये। ठीक है, और ये किसकी है? सोया हुआ जल उपन्यास किस विषय वस्तु जो है हमने देख लिया यहाँ पे। और ये किसकी है? तो याद रखेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है सोया हुआ जल। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सोया हुआ जल 1954 में प्रतीकात्मक उपन्यास है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। और सोया हुआ जल 1954 में, ध्यान रखें। पागल कुत्तों का मसीहा 77 में। सूने चौखट जो है 1981 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास में कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण किया गया है। सूने चौखट जो है उपन्यास में बालक के स्वभाव का चित्रण किया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि और उपन्यासकार हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताना है यहाँ पे। सभी DTPSB के क्वेश्चन अभी आपको मिल रहे हैं। इसके बाद हम UP TGT PGT के भी देखेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चंस में कोई कमी नहीं आएगी। चलिए बताएंगे, चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी की किस उपन्यास के पात्र हैं? ये बताना है। चंदर, सुधा और पम्मी, ये जो पात्र हैं ये किस उपन्यास के पात्र हैं? धर्मवीर भारती के ही सभी उपन्यास हैं। बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे सही हो जाएगा गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता जो है धर्मवीर भारती का ही है।
और चंदर, सुधा और पम्मी जो पात्र हैं ये इसी उपन्यास के पात्र हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे भारती जी के उपन्यास गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन है। और गुनाहों का देवता उपन्यास में देखिए चंदर सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है। और सूरज का सातवां घोड़ा में अलीफ लैला पंचतंत्र आदि की कथा प्रवधि पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किया गया है। सूरज का सातवां घोड़ा को लघु उपन्यास की संज्ञा दी गई है। सूरज का सातवां घोड़ा किसका है? तो धर्मवीर भारती का ही है। और सूरज का सातवां घोड़ा को जो है लघु उपन्यास की संज्ञा दी गई है। इसके मुख्य पात्र कौन है? मनिक मुल्ला, जमुना और लिली। पूछा जाता है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बताना है 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे। तो किस रचनाकार के बारे में ये बात आपकी कही जा रही है? और यहाँ पे प्रेमचंद्र के बारे में कही जा रही है। ए ऑप्शन बहुत ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बताना है। तो ये इनकी पत्रिका का भी ध्यान रखें, मर्यादा, माधुरी, ये सभी इनकी पत्रिकाओं में इन्होंने संपादन का कार्य किया है, संपादक का। और ये डेट वगैरह याद रखने का ज़रूरत नहीं है, कब त्यागपत्र दिया इन्होंने, क्या किया। चलिए आगे बताएंगे। प्रेमचंद जी के विषय में बताना है कौन सा सही नहीं है। देख लेते हैं, पहले तो ये दो देख लेते हैं। प्रेमचंद जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा, ये तो सही है। उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया, ये भी सही है। उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया, ये भी सही है। उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया, नहीं। उन्होंने है जो बहुत ही लोक भाषा, देसी भाषा का प्रयोग किया है। बहुत ही सीधे सरल तरीके से उन्होंने बात को जो है मुहावरेदार रखा है। उर्दू के लोकोक्तियों का प्रयोग किया है, ठीक है, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है, सहज बना के रखा है ताकि चीज़ें समझ में आए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? राग दरबारी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीलाल शुक्ल की रचना है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी बातें कही गई हैं, इसको भी जान लीजिए। कुछ छोड़ेंगे तो पता चला फिर कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ इसीलिए। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल के चर्चित उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राग दरबारी में शिवपालगंज की जिंदगी का यथाचित्रण किया गया है। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास है सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मकान, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। श्रीलाल शुक्ल का याद रखेंगे। इनके उपन्यासों में राजनीति, व्यंग एवं आंचलिकता का मिश्रण है। श्रीलाल शुक्ल को अमरकांत को संयुक्त रूप से 1911 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये भी आपका पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अधखिला फूल 1907 और ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है, ध्यान रखें। अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, देवबाला, ये सब किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। हार जो है ये सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित है उपन्यास। और परीक्षा गुरु किसका है? श्रीनिवास दास का है, 1982 में। सभी को याद रखें। बताएंगे आगे। निराला जी के उपन्यासों का प्रकाशन दृष्टि बताना है यहाँ पे। तो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए अप्सरा, फिर अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं। चलिए, कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया की गणना संस्मरणात्मक उपन्यासों में की जाती है। अप्सरा जो है उपन्यास के प्रमुख पात्र है, कनक, याद रखेंगे। चलिए बताना है दहेज प्रथा, अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद्र ने किस उपन्यास में किया है। तो अभी मैंने आपको बताया है, इसीलिए बोल रही हूँ, विषय वस्तु से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है और बताना है यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका निर्मला बिल्कुल सही हो जाएगा, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया है। चलिए ये सब आपको पता ही होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नवाब राय नाम से ये लिखते थे, धनपत राय इनका मूल नाम है। उर्दू में ये नवाब राय से लिखते थे प्रेमचंद्र।
और उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनका उपन्यास कौन है? प्रेमा, झूठी रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ठीक है। प्रेमाश्रम में किसानों की दुर्दशा, जमींदारों का अत्याचार, वकीलों की बेरहमी, अदालतों और अफसरों की धांधली का चित्रण किया गया है। कुछ भी पूछा जाए तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो रंगभूमि में क्या है? औद्योगिकरण के दोष और पूंजीपतियों के शोषण तथा अंग्रेजों का अत्याचार का चित्रण किया गया है। कर्मभूमि में क्या किया गया है? तो हिंदू मुस्लिम एकता और दलित किसानों का उत्थान का कथा इसमें दिया गया है। तो आपको विषय वस्तु को भी ध्यान में रखना है। चलिए, निम्न में से कौन सा उपन्यास जो है धर्मवीर भारती जी का नहीं है? धर्मवीर भारती का कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? चारू चंद्रलेख, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये धर्मवीर भारती जी का उपन्यास नहीं है। किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है चारू चंद्रलेख। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कई बार आपको दिखाया है ऑलरेडी। देख लीजिए, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, आरंभ और समापन, ये सब धर्मवीर भारती का उपन्यास है। धर्मवीर भारती जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, नाटक कवि, साहित्यिक विचारक ये सब माने जाते हैं। धर्मयुग जो है इनकी पत्रिका है, ध्यान रखेंगे। और अंधा युग जो है प्रसिद्ध गीति नाट्य है इनका। और यहाँ पे देखिए तो इन भारती जी का काव्य यहाँ पे काफ़ी बार आपने देखा होगा, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, ये सब इनकी काव्य रचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चितकोबरा बताना है। चितकोबरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मृदुला गर्ग का है। मृदुला गर्ग का है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी अन्य रचना, अन्य उपन्यास भी देख लीजिए। किसका? मृदुला गर्ग का। उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, मैं और मैं, ये सब किसका है? तो मृदुला गर्ग का है। चलिए बताना है आगे। बधुआ की बेटी, बुधुआ की बेटी, बुधुआ की बेटी किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। बुधुआ की बेटी बहुत चतुर है, बेच देगी, बहुत चतुर है, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र, याद रख लेना ऐसे। चलिए, देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। और यहाँ पे बताना है आपको, जासूसी है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है, तिलस्मी है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तिलस्मी है। तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासकार माने जाते हैं देवकी नंदन खत्री, याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए जासूसी उपन्यासकार कौन है, तो गोपाल राम गहमरी, ये हमेशा ही जासूसी से रिलेटेड जो है इनकी रचनाएं होती हैं। आगे बताना है, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है, ये बताना है। और यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कौन सा? देवरानी जेठानी की कहानी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोपाल राम, यहाँ पे डॉक्टर गोपाल रॉय के द्वारा बताना है हिंदी का पहला उपन्यास इन्होंने देवरानी जेठानी को माना है। ठीक है। और ये देवरानी जेठानी किसका है? तो पंडित गौरी दत्त का है, याद रखेंगे। चलिए बताना है आगे। फांस, फांस उपन्यास का मूल कथा क्या है? मूल कथा यहाँ पे बताना है। तो देख सकते हैं अभी जो उपन्यास पूछा जाता है ना, आजकल आपको ऐसे रचना नहीं पूछा जाता है कि इसके रचनाकार कौन है, अब ये बहुत पुराना हो गया। अब जो है आपको विषय वस्तु ज़्यादा पूछा जाता है, मूल कथा किसमें क्या दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पात्र से क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए आपको ये जो अभी नए नए क्वेश्चंस हैं ना, 2021 के हैं ये क्वेश्चंस, तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। फांस बताना है यहाँ पे। पहले तो यही बता दीजिए कि फांस जो है ये किसका है? तो ये संजीव के द्वारा रचा गया उपन्यास है। ठीक है, संजीव के द्वारा रचा गया उपन्यास है। और ये आपका बी ऑप्शन यहाँ से है, किसान आत्महत्या से संबंधित है ये। तो आप ये नाम से भी इसको समझ सकते हैं। और इनकी अन्य रचना भी देख लीजिए। संजीव का किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, धार, सावधान नीचे आग है, जंगल जहाँ शुरू होता है। जंगल जहाँ शुरू होता है ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, उन्हें 2000 ईस्वी में लिखा है इन्होंने। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, 30 तक करेंगे आज। ठीक है। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? वैद्य जी पढ़ा होगा आपने इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो बताएंगे यहाँ पे वैद्य जी किससे संबंधित हैं। झूठा सच, भूले बिसरे चित्र, राग दरबारी, विश्रामपुर का संत। कौन हो जाएगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन हो जाएगा राग दरबारी।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीलाल शुक्ल की रचना है, ध्यान रखेंगे इसको। अब देखिए कुछ पात्र से एक बार ध्यान से सुनना है। यहाँ पे देखिए आप, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको राग दरबारी में 1969 में। और सुनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, विश्रामपुर का संत, काफ़ी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये उपन्यास याद रखेंगे। पात्र यहाँ पे देखिए आपको एक बार में दिया गया है राग दरबारी का, वैद्य जी, रूपन, रूपन भी काफ़ी पूछा जाता है, वैद्य जी, रूपन, बाबू, बद्री पहलवान, रंगनाथ, जोगनाथ। ये कहाँ से लिया गया है? राग दरबारी इसका पात्र है। रचनाकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल। विश्रामपुर का संत किसका है? श्रीलाल शुक्ल का ही है। कुंवर जयंती प्रसाद, राजश्री, धीरज सिंह, ये तीनों पात्र हैं। झूठा सच किसका? यशपाल का है। और जयदेव पुरी, तारा और कनक, ये तीन, कनक काफ़ी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। भूले बिसरे चित्र में विद्या और ज्वाला प्रसाद, ये दो पात्र हैं। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, याद रखेंगे। चलिए आगे बताएंगे। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? बजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि बजारे हुस्न, यहाँ पे एक तरह से हुस्न की बात की जा रही है, और ये हुस्न की बात आपकी किस में की जाती है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेवा सदन में आपका वेश्याओं के समस्या का वर्णन किया गया है। तो सी ऑप्शन आप ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो सेवा सदन 1918 में रचित है। ये उर्दू में बजारे हुस्न नाम से 1917 में लिखा गया था। और जबकि प्रेमाश्रम 1922 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में इनका उपन्यास है। सेवा सदन जो है प्रेमचंद्र का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। प्रेमाश्रम उपन्यास पहले उर्दू में गोसाएं आफियत नाम से लिखा गया और रंगभूमि चौगाने हस्ती नाम से लिखा गया। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। प्रेमाश्रम लिखा गया था पहले गोसाएं आफियत, और रंगभूमि चौगाने हस्ती के नाम से लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछा, आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल यहाँ से आपके सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। दिल एक सादा कागज़, बताना है इसके लेखक कौन है। दिल एक सादा कागज़ कौन हो जाएंगे? राही मासूम रजा, ठीक है। धरती धन्ना अपना, जगदीश चंद्र। जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया, ये किसका है? विशंभर नाथ का है। और नागफनी का देश किसका है? नागफनी का देश अमृत राय का है, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे राही मासूम रजा का उपन्यास आधा गांव, काफ़ी पूछा जाता है आधा गांव, 1966 में। टोपी शुक्ला 1969 में। ओस की बूंद 1970 में। कटरा बी आरजू 1978 में। अमृत राय की उपन्यास है बीज, नागफनी का देश, जंगल, धुआं। जगदीश चंद्र का उपन्यास है आधा पुल, मुट्ठी भर कौकर, लाट की वापसी। और विशंभरनाथ उपन्यास का उपाध्याय का उपन्यास है जाग मच्छंदर गोरख आया और जोगी मत जा, ठीक है। चलेंगे आगे। बताना है यहाँ पे, मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसने की है? तो देखिए ये जो है आपका गोदान से लिया गया है, और यहाँ पे प्रेमचंद से संबंधित है, गोदान से लिया गया है। मालती बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी, ये जो बोला जा रहा है, ये टिप्पणी किसने की है मालती के व्यक्तित्व के बारे में? यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा लेखक ने। लेखक ने की है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का पूरा नाम क्या था? मूल राम धनपत राय था। और उर्दू में ये नवाब राय नाम से लिखते थे। प्रेमचंद नाम से इन्होंने रचनाएं की हैं, और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं ये। और उपन्यास सम्राट का संज्ञा इनको किसने दिया था? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि कथाकार माने जाते हैं, बांग्ला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। और इनकी रचना को एक बार देख लीजिए। इसके बाद हम आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने दी। धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दी। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। देखिए ये आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। पहले ये जो है आदर्शोन्मुख लिखते थे, बाद में ये आदर्शोन्मुख यथार्थवादी
रचना करने लगे। इनकी रचना देख लीजिए। देवस्थान, रहस्य 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932 और गोदान 1936। ये आपका ना क्रम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, गोदान से ही लिया गया है। किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? तो कौन नहीं है वो बताना है। तो हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे झुनिया, सीलिया, गोविंदी, रूपा, चुईया, नोहरी, यहाँ बताना है कि गोदान की कथा में नहीं है। कौन नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन सी लग रहा है। वृंदा नहीं है ना इसमें, वृंदा नहीं है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही लग रहा मुझे। देखना है सी ऑप्शन। देखिए होरी है, गोबर है, धनिया भी है, झुनिया भी है, पुनिया भी है, दाता दिन, माता दिन, नोखे राम, झुंगरी सिंह भी है, सिलिया भी है, रूपा भी है, सोना भी है, हीरा भी है ना। तो यहाँ पे कौन नहीं थी जो हमने देखा? वृंदा, वृंदा नहीं थी, याद रखेंगे। तो चलिए यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। और कुछ बातें और इसमें कही गई है। नगरीय पात्र कौन कौन है? ओंकारनाथ, वो थे ग्रामीण पात्र सारे, ठीक है, जितने मैंने अभी बताए ग्रामीण पात्र थे। ये नगरीय पात्र में कौन कौन है? ओंकारनाथ, श्याम बिहारी, खन्ना, मेहता, मिर्जा, मालती, राय साहब और अमरपाल। असरारे मुआविद उर्दू प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास है। उर्दू में लिखा गया प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है असरारे मुआविद, याद रखेंगे, नोट कर लेना इसको। प्रेमचंद्र का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया उपन्यास है कायाकल्प 1926 में। ये सारे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रेमचंद्र का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? रूठी रानी, जिसका प्रकाशन 1907 में हुआ। डॉक्टर बच्चन ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है, प्रेमाश्रम को। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कल फिर मिलेंगे, उपन्यास के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और बहुत सारे अच्छे से हम करेंगे सारी चीज़ों को, और पूरा क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि जितना भी कराती हूँ ना, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, काफ़ी बार रिवीजन कीजिए, आपका बहुत ही अच्छे से सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर से हम एक नए वीडियो में और भी ज़्यादा जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।